इस आवाज से आपको ये तो पता चल चुका होगा कि आज हम पॉर्नहब की बात करने वाले हैं। अरे नहीं, ऐसा जो भी आप सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं। दरअसल हम बात करने वाले हैं पॉर्नहब की एक्विजिशन की, मतलब कि पॉर्नहब कंपनी किसे बिकी है। अगर मैं डिटेल में बोलूं तो पॉर्नहब की जो पेरेंट कंपनी है माइंडगिक, उसे कनाडा की एक प्राइवेट इक्विटी फर्म ने खरीद लिया है। अब इसे मैं विडंबना कहूं, आयरनी कहूं, पता नहीं, क्योंकि जिस प्राइवेट इक्विटी फर्म ने इस माइंडगिक कंपनी को खरीदा है उसका खुद का नाम है एथिकल कैपिटल पार्टनर्स। आजकल के टाइम में जहां पे मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट फर्म्स जो हैं वो ईएसजी के कॉन्सेप्ट को फॉलो करती हैं कोई भी न्यू इन्वेस्टमेंट करते टाइम, वहां पे अगर एक प्राइवेट इक्विटी फर्म जो है वो ऐसे कंपनीज को एक्वायर करती है तो फिर ये तो कंट्रोवर्शियल बात ही है। इस बारे में डिटेल में बात करने से पहले आप पांडा जी का उल्टा चश्मा को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आज आप इस वीडियो से कुछ भी नया सीखते हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जब सन 2020 में कोविड आया था और इंडिया समेत कई देशों में लॉकडाउन लगा था, उस टाइम लोगों को अपने घर में रहने के लिए पॉर्नहब ने भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया था। कैसे, मैं बताता हूँ। पॉर्नहब ने 2020 में सभी लोगों को अपने वेबसाइट का फ्री एक्सेस दे दिया था ताकि लोग अपने घर में ही रहें, वो अपने ही एंटरटेन होते रहें, घर से बाहर ना निकले और कोविड से बचे रहें। अगर इस बात को सुन के आपको ये लगता है कि पॉर्नहब तो देवमानुस है रे, तो मैं आपको बता दूं, पॉर्नहब ने उसी टाइम एक और ग्राफ भी शेयर किया था जो दिखाता था कि कैसे उनके यूजर्स में एक अननेचुरल स्पाइक आ गया था, मतलब कि उनके यूजर्स बहुत बढ़ गए थे। तो ये एक और चीज भी दर्शाता है कि कैसे उन्होंने बहुत सारे यूथ्स को अपने वेबसाइट की तरफ आकर्षित भी किया था। कैसे उन्होंने जो उनका सब्सक्रिप्शन था जो कि $7, $9 और $10 का होता था, अगर इंडियन रुपीज में हम बात करें करीब 800 रुपए प्रति महीने के होते थे, उसे वाइप ऑफ कर दिया था। मतलब कि बिना पैसे दिए भी लोग उस समय उनके वेबसाइट्स में सब्सक्राइब कर पाते थे। 2020 में ही पॉर्नहब के अगेंस्ट बहुत सारे केसेस भी फाइल हुए क्योंकि उनके वेबसाइट में अनकंसेंसुअल और अंडर एज बच्चों के भी वीडियोस आने लगे थे। और इन लॉसूट्स के बाद मास्टर कार्ड और वीजा जो कि पेमेंट नेटवर्क फर्म्स हैं, उन्होंने पॉर्नहब को अपना एक्सेस देना ये कहते हुए बंद कर दिया कि ये इलीगल और अनएथिकल सर्विसेज में पॉर्नहब लिप्त है। और मास्टर कार्ड और वीजा की इस एक डिसीजन ने पॉर्नहब को बैंकरप्सी तक लाके खड़ा कर दिया था 2020 में, क्योंकि पॉर्नहब की जो रेवेन्यू आती है वो सब्सक्रिप्शन मॉडल से ज्यादातर आती है। मतलब कि जो यूजर्स इन वेबसाइट्स को यूज करते हैं वो इनके कंटेंट्स को एक्सेस करने के लिए पैसे पे करते हैं ऑन मंथली बेसिस या ईयरली बेसिस। तो इस रेवेन्यू को ही रोक दिया गया क्योंकि मास्टर कार्ड और वीजा ने अपना पेमेंट एक्सेस ही देना बंद कर दिया पॉर्नहब को। अगर हम पॉर्नहब के जो पेरेंट कंपनी माइंडगिक की बात करें, उसकी 2018 में जो रेवेन्यू थी वो थी 3680 करोड़ रुपए, और उसमें से उसकी जो प्रॉफिट पार्ट थी वो थी 1840 करोड़ रुपए। समझ लो कितनी हाई इनकम उतनी उनकी हुआ करती थी। अब वहां से 2020 में जब वीजा और मास्टर कार्ड ने उनका पेमेंट एक्सेस ही रोक दिया तो फिर वो करीब करीब कंगाली के हालत में आ गई। अब इसके बाद इन्हें अपने कंपनी को जो है बेचने का डिसीजन लेना पड़ा इस कैनेडियन प्राइवेट इक्विटी फर्म को। अगर हम सोलोमन फ्राइडमैन की बात माने जो कि एथिकल कैपिटल पार्टनर्स के को फाउंडिंग पार्टनर भी हैं, उनका कहना है कि जो इश्यू माइंडगिक के साथ था वो ये था कि उनके जो बिजनेस मॉडल थी या फिर आप जो बोलो कि उनके कंटेंट रेगुलेशन का जो पॉलिसी था उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं था, और ये इसमें चेंज लाने वाले हैं और वो रेगुलरली मीडिया से इंटरेक्ट करने वाले हैं। तो फिर सोलोमन फ्राइडमैन यहाँ पे ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी लाया जाए, जिस तरीके से कंटेंट को रेगुलेट किया जाता है और कैसे सही कंटेंट को ही उनके वेबसाइट पे होस्ट किया जाएगा, तो फिर ये जो कंट्रोवर्सी हुई है जिसपे कि पहले के जो ओनर हुआ करते थे इस माइंडगिक के, जो कि पॉर्नहब की पेरेंट कंपनी है, तो इस कंट्रोवर्सी में रोक लगाई जा सकती है। माइंडगिक जो कि ये क्लेम करती है कि उनके जो वेबसाइट्स हैं जैसे कि यूपॉर्न, ब्रेजर्स या पॉर्नहब, इनमें डेली के 115 मिलियन विजिटर्स आते हैं। अब इसे एक्वायर करने के लिए कितना पेमेंट किया गया और इस पेमेंट को करने के लिए फंड्स कहां से रेज किए गए, ये इस कैनेडियन प्राइवेट इक्विटी फर्म ने बोलने से मना कर दिया है फाइनेंशियल टाइम्स को। अगर हम फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट की बात करें तो जो ईसीपी यानी कि एथिकल कैपिटल पार्टनर्स में जो लोग इन्वॉल्व हैं वो लॉयर्स और कैनबिस यानी कि गांजा के बिजनेस में भी इन्वेस्टर्स रह चुके हैं। और फाइनेंशियल टाइम्स के इंटरव्यू में सोलोमन फ्राइडमैन
जो कि ईसीपी में पार्टनर है, उन्होंने ये तक कहा कि अभी ये जो रिसेंट एक्विजिशन हुई है जिसमें ईसीपी ने पॉर्नहब को या फिर उसके पेरेंट कंपनी माइंडगीक को खरीदा है, इस एक्विजिशन के बाद कोई भी पुराना ओनर इस करंट बिजनेस में अब नहीं है। अब सारे के सारे ओनर्स चेंज हो चुके हैं, अब सारे के सारे नए ओनर्स हैं। सिर्फ और सिर्फ जो पॉर्नहब और माइंडगीक के बिजनेस चलाने वाले यानी कि एग्जीक्यूटिव्स हैं, उस टीम को सेम रखा गया है। लेकिन जब सोलोमन फ्राइडमैन को ये पूछा गया, जब भाई साहब आप इस बिजनेस में आ तो गए हो, तो फिर अपने जो ये करेंटली एग्जीक्यूटिव्स हैं जो कि इस बिजनेस को चला रहे हैं, उनका नाम भी बता दो। तो उन्होंने ये कहते हुए उनका नाम बताने से मना कर दिया कि क्योंकि आज के डेट पे इस इंडस्ट्री के अराउंड थोड़ा स्टिग्मा है, मतलब कि नाम खराब है इस इंडस्ट्री का, तो फिर मैं इन एग्जीक्यूटिव्स का जो नाम है वो डिस्क्लोज नहीं करना चाहता। अब अगर हम आज की डेट की बात करें तो फिर सोलोमन फ्राइडमैन का ये बोलना है कि जो मास्टर कार्ड ने उनकी 2020 में सर्विसेज देना बंद कर दिया था, आज के डेट में इनका सब्सक्रिप्शन मॉडल के लिए वापस मास्टर कार्ड ने अपना सर्विसेज देना शुरू कर दिया है। लेकिन यहाँ पे जो उनका एडवर्टाइजिंग वाला आर्म था यानी कि ट्रैफिक जंकी, उसको अभी भी मास्टर कार्ड ने अपना एक्सेस नहीं दिया है, ताकि जो लोगों के वेबसाइट्स में, दूसरे वेबसाइट्स में ये इलीगल या फिर आप कहो अनएथिकल कंटेंट को दिखाए जाते थे, वो ना दिखाए जा सके। या फिर आप बोल सकते हो कि मास्टर कार्ड ऐसी कोई भी सर्विसेज को इंडोर्स नहीं करना चाहती है। अब अगर हम एथिकल कैपिटल पार्टनर्स के एडवाइजरी ग्रुप की बात करें, उनमें एक प्रोफेशनल ऐसे हैं जिनके पास एकेडमिक स्पेशलाइजेशन है पोर्नोग्राफिक इंडस्ट्री की। और अगर हम ईसीपी के पार्टनर्स की बात करें तो इनमें से एक पार्टनर है रोको मेलियाम्ब्रो, ये कनाडा के गांजा के सबसे बड़े रिटेलर हैं। अब अगर हम ईसीपी के दूसरे पार्टनर की बात करें, वो रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस के चीफ सुपरिटेंडेंट रह चुके हैं। अब क्या एथिकल है क्या एथिकल नहीं है, ये तो किसी भी कंट्री के लीगल सिस्टम के ऊपर ज्यादातर डिपेंड करता है। जैसे कि कैनेबिस यानी कि गांजा, जो कि यूएस में सारे जगह पे पहले बैन हुआ करती थी, अब धीरे धीरे कुछ कुछ स्टेट्स में रिक्रिएशनल एक्टिविटीज के लिए भी लीगलाइज किया जा रहा है, जब उन्हें पता चला कि इसमें से टैक्स का भी बेनिफिट बहुत सारा गवर्नमेंट को मिल सकता है। जैसे कि टोबैको यानी कि सिगरेट्स में बहुत सारा हार्मफुल केमिकल्स और ये सब होता है, जिसके वजह से बहुत सारे लोगों को कैंसर होता है। तो ये एक एथिकल है, नॉन एथिकल है, ये भी देखने वाली बात है। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट्स ने बहुत जगह में इसे लीगलाइज करके रखा हुआ है, क्योंकि इसमें से बहुत सारा इनकम किया जा सकता है। हाँ, इसे रेगुलेट भले ही किया जाता है कि इसे किस तरीके से रिटेल में सेल किए जाना चाहिए, पैकेजिंग उनका कैसे किया जाना चाहिए, ये सब एक देखने वाली बात है कि आगे चल के पोर्नोग्राफी हो, कैनेबिस हो, सिगरेट हो, ये सब सारे के सारे कंट्रीज किस तरीका से अपने अपने कंट्रीज में या तो लीगलाइज करते हैं, या तो बैन करते हैं, या तो फिर लीगलाइज करके रेगुलेट करते हैं, ये देखने वाली बात है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आज आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।